हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का। उसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अकबर की धार्मिक नीति की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के विषय में, जो अकबर के पश्चात मुगल वंश का बादशाह बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर की अगर बात करें तो ये 1605 ईस्वी में शासक बनता है और 1627 ईस्वी तक शासन करता है। जहांगीर का जो मूल नाम था वो सलीम था, और सलीम जो इसका नाम था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि जो अकबर था वो जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनमें उसको बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। जो पूरा नाम था, पूरे नाम की अगर बात करें तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका पूरा नाम था। इसकी जो माता थी वो जोधाबाई थी, जो एक राजपूत कन्या थी। इसी को कहीं कहीं हरखा भाई भी कहते हैं। जन्म स्थान की बात करें तो इसका जो जन्म था वो फतेहपुर सीकरी में जो सलीम चिश्ती थे उनकी जो कुटिया थी वहां पर हुआ था। इसके अलावा अगर शिक्षक की बात करें तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को इसका शिक्षक नियुक्त किया था। आत्मकथा की बात करें तो इसने एक आत्मकथा भी लिखी है जो तुजुके जहांगीरी नाम से है और फारसी भाषा में लिखी गई है। संतानों की अगर बात करें तो इसके 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज और जहांदार थे। जो खुसरो था वो सबसे बड़ा था। विवाह की बात करें तो इसके कई सारे विवाह हुए थे, लेकिन हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो विवाह थे उनको देखेंगे। तो 1585 में पहला जो इसका विवाह था वो मानवाई से होता है, जो कि भगवान दास की पुत्री थी, यानी कि एक राजपूत कन्या थी। जो शहजादा खुसरो था वो इसकी माता थी। इसके अलावा इसको जो जहांगीर था उसने शाह बेगम का पद भी दिया था। खुसरो तथा जहांगीर के बिगड़ते रिश्ते के कारण बाद में इसने आत्महत्या कर ली थी। खुसरो और जहांगीर के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसी वजह से ये टेंशन में रहती थी और बाद में इसने आत्महत्या कर ली। इसकी जो कब्र है वो खुलदाबाद इलाहाबाद में है, यानी कि वहां पर इसको दफनाया गया था। इसके बाद जो जहांगीर था उसका दूसरा विवाह होता है। 1586 में जगत गोसाई से। ये भी एक राजपूत कन्या थी। इसी को कहीं कहीं जोधाबाई भी कहते हैं। ये जो मारवाड़ के मोटा शासक थे, मोटा राजा थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। इसी को जहांगीर ने मल्लिकाए जहां की उपाधि प्रदान की थी। जो शहजादा खुर्रम था, जो बाद में शाहजहां के नाम से अगला शासक बनता है, ये उसकी माता थी। इसके अलावा एक तीसरी बीवी थी साहिबे जमाल, जिसका पुत्र था शहजादा परवेज। इसके अलावा जो नूरजहां थी उससे भी इसने विवाह किया था 1611 ईस्वी में। ये ग्यास बेग, जिसको एतामुद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी, उसकी पुत्री थी। इसका जो मूल नाम था वो मेहरुनिसा था। अली कुली बेग की ये विधवा थी, यानी कि सलीम या जहांगीर से पहले जो इसका विवाह था वो अली कुली बेग नाम के एक ईरानी व्यक्ति से हुआ था। अली कुली बेग क्या था, उस अली कुली बेग से उसे एक लड़की भी थी, यानी कि जहांगीर से शादी से पहले इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। नोट है यहाँ पर कि जो शहरयार था इसका पुत्र, उसका जन्म एक रखेल से हुआ था जिसका नाम रुखसाना बानो था, यानी कि उससे इसकी शादी नहीं हुई थी, यानी कि ये उसकी बेगम नहीं थी। आगे राज्याभिषेक की बात करें तो 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में इसका राज्याभिषेक किया गया। उसके सिंहासन रोहण में कोई अभिषेक नहीं था, कोई शपथ नहीं थी, कोई धर्मोपदेश नहीं था, यानी कि किसी भी चीज को सम्मिलित नहीं किया गया था। उसने स्वयं ही अपने हाथों से मुकुट अपने सर पर रखा था, ऐसा कहा जाता है। आगे इसके कुछ प्रारंभिक कार्यों की बात करते हैं। तो प्रारंभिक कार्य यानी कि शासक बनने के बाद इसने जो प्रारंभिक कार्य किए वो कौन से थे, तो जो महासिंह था, मान सिंह का पुत्र, उसको इसने 2000 का मनसब प्रदान किया। इसके अलावा एक अब्दुल रहमान था, अब्दुल रहमान जो कि अबुल फजल का पुत्र था, उसको 2000 का मनसब दिया। अबुल फजल वही जिसकी इसने हत्या करवाई थी। ग्यास बेग को एतामुद्दौला की उपाधि प्रदान की, जो नूरजहां का पिता था। इसके अलावा बीर सिंह बुंदेला, जिसके जरिए इसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, उसको 3000 का मनसब इसने प्रदान किया। न्याय के लिए इसने महल के बाहर एक विशुद्ध सोने की जंजीर लगवाई, जिसकी जानकारी हमें वाक़यात जहांगीरी जो पुस्तक है उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा जहांगीर ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश भी जारी किए थे। इसकी जो जानकारी है उसकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी से प्राप्त होती है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब 12 घोषणाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट थी, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी भी कहा जाता है, यानी कि जहांगीर के द्वारा बनाए गए नियम। पहला क्या था, जकात, तमगा और जो मीर बहरी था उसको निषेध कर दिया गया, यानी कि उसको बिल्कुल मना कर दिया गया। इसके अलावा जो मादक वस्तुएं थी उनके उत्पादन और बिक्री दोनों पर रोक लगा दी। बृहस्पतिवार और रविवार को इसने पशुवध निषेध कर दिया। मदद माश, यानी कि जिसको आइमा भूमि कहते थे, उसका प्रमाणीकरण करना शुरू किया। इसके अलावा इसने कान, नाक और जो हाथ काटने की जो सजाएं थी उसको भी रद्द कर दिया। अब जहांगीर के समय पर होने वाले विद्रोहों की बात करें तो इसके समय पर कुछ
इम्पोर्टेंट विद्रोह हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो विद्रोह था वो इसी के सबसे बड़े पुत्र शहजादा खुसरो का विद्रोह था। खुसरो क्यों विद्रोह करता है? क्योंकि जो अकबर जिस टाइम पे अकबर था तो अकबर और जहांगीर के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और अकबर चाहता था कि मेरे बाद जो खुसरो है वो उत्तराधिकारी बने। लेकिन फिर जहांगीर शासक बनता है तो जो खुसरो था उसको शासक बनने की लालसा थी, इसलिए वो इसके बादशाह बनने के जस्ट 1 साल बाद ही विद्रोह कर देता है, यानी कि 1606 ईस्वी में ये विद्रोह करता है और विद्रोह करने के लिए अकबर के मकबरे की यात्रा का बहाना करता है, यानी कि अकबर की यात्रा करने का बहाना लेकर कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जाता है और जाकर विद्रोह कर देता है। इसके जो सहयोगी थे वो हुसैन बैग, बदख्शानी और अब्दुल रहीम थे। अब्दुल रहीम लाहौर का दीवान था, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना नहीं बल्कि जो अब्दुल रहीम जिसको इसने मनसब प्रदान किया था वो था। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से इसने आशीर्वाद प्राप्त किया था जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। भैरोवाल नामक स्थान पर पिता और पुत्र दोनों के मध्य युद्ध होता है। बाद में खुसरो को पकड़कर बंदी गृह में डाल देते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो गुरु अर्जुन देव थे उनको सहायता करने के अपराध में उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और जब वो उसे नहीं दे पाते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है, जिससे सिखों व मुगलों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जहांगीर की जो ये हरकत थी उसकी वजह से जो सिख और मुगल थे वो लंबे समय तक के लिए दुश्मन बन गए। जो सिख कथानक हैं उनके अनुसार चंदू शाह के कहने पर अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था, ये नोट है। और खुसरो था उसने क्या किया, जब उसको कैद कर दिया गया था तो बाद में वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने पुनः विद्रोह किया। इस बार महाबत खां को आदेश देकर जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। बाद में उसकी आंख ठीक करने के लिए जहांगीर ने फारस के चिकित्सक हकीका सदर को भी नियुक्त किया था, यानी कि पहले उसे अंधा करवा दिया लेकिन क्योंकि वो उसका पिता था तो पुत्र प्रेम भी था उसके लिए उसमें, तो उसने क्या किया, बाद में एक जो चिकित्सक थे उनको नियुक्त किया ताकि वो उसकी आंखें ठीक कर सके। उसने जो चिकित्सक था उसने उसकी एक आंख की रोशनी ठीक कर दी। इसी बात से खुश होकर जो जहांगीर था उसने हकीम सदर की सेवा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे मासिनुन जमान की उपाधि भी प्रदान की थी, क्योंकि वो उसकी एक आंख की रोशनी ठीक करने में कामयाब हो गया था। फिर 1622 ईस्वी में खुर्रम ने दक्षिण अभियान के दौरान बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी। उसके बाद 1622 आता है। खुर्रम भी क्योंकि बादशाह बनना चाहता था, खुर्रम खुसरो से छोटा था, तो उसने क्या किया, जो दक्षिण अभियान के दौरान जब बुरहानपुर में थे तो वहां पर उसने उसकी हत्या करवा दी। जो खुसरो था उसको भी इलाहाबाद के खुलदाबाग में उसकी मां के पास ही दफनाया गया और उसी के नाम पर उस जगह का जो नाम है वो खुसरोबाग रखा गया है। उसकी जो उपाधि थी वो हुतात्मा संत की थी। आगे बात करते हैं दूसरे विद्रोह की। तो दूसरा विद्रोह था बंगाल का विद्रोह। बंगाल के विद्रोह की बात करें तो ये 1612 ईस्वी में हुआ था। विद्रोहियों का जो नेता था यहाँ पर वो उस्मान खां था और वो अफगान था। समकालीन जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये अंतिम अफगान था। आप जानते हैं कि अफगानी जो शासन था उसका अंत अकबर कर चुका था, लेकिन यह आखिरी अफगान बचा था जिसने इसके टाइम पे विद्रोह किया था। इसके बाद होता है खुर्रम का विद्रोह, जो कि इसका दूसरा पुत्र था। खुर्रम के विद्रोह की बात करें तो वो 1623 ईस्वी में विद्रोह करता है। अब इसके विद्रोह के क्या कारण थे, तो जो नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी, वो अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से इसने विद्रोह कर दिया क्योंकि ये खुद शासक बनना चाहता था। शाही नेतृत्व बिलोचपुर का राजकुमार परवेज तथा महाबत खां, जो उनके नेतृत्व में शाही सेना जाती है और वो इसे परास्त कर देती है। खुर्रम जो होता है यहाँ पर पराजित होता है और 1625 ईस्वी में फिर बाद में बाप और बेटे में सुलह हो जाती है। रोहतासगढ़ का जो किला होता है और जो असीरगढ़ का किला है वो दोनों जहांगीर अपने कब्जे में ले लेता है। खुर्रम के जो 2 पुत्र थे दारा शिकोह और औरंगजेब, वो जमानत के तौर पर जहांगीर के पास रहते हैं। जीविकापार्जन के लिए बालाघाट की जागीर उसे प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद होता है महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां कौन था? इसका सेनापति था जिसने खुर्रम के विद्रोह को भी दबाया था, फिर बाद में यही विद्रोह करता है। तो नूरजहां की नीतियों के कारण, यानी कि जो खुर्रम था वो भी नूरजहां की वजह से ही विद्रोह करता है, जो महाबत खां है वो भी नूरजहां की हरकतों की वजह से ही विद्रोह करता है। आगे हम देखेंगे कि नूरजहां ऐसे कौन कौन से कार्य कर रही थी जिससे ये लोग खुश नहीं थे। तो नूरजहां की नीतियों के कारण ही 1626 ईस्वी में ये विद्रोह करता है, क्योंकि नूरजहां क्या कर रही थी, नूरजहां का जो गुट था उसका प्रभाव जहांगीर पर ज्यादा था, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया था। सबसे बड़ा जो विद्रोह था ये माना जाता है उसके काल का। शहजादा परवेज का ये संरक्षक था। खाने जहां लोधी को उसका संरक्षक बनाया गया था। मतलब ये पहले शहजादा परवेज का संरक्षक था, बाद में जो खाने जहां लोधी है उसको उसका संरक्षक बनाया गया, जो कि जो शहजादा परवेज था उसको और इसको दोनों को ही पसंद नहीं था। झेलम नदी के किनारे पर इसने जहांगीर को बंदी बना लिया था और आसफ खां तथा जो दानियाल था, जहांगीर का भाई दानियाल, उसके जो पुत्र थे और जो आसफ खां उसका साला यानी कि नूरजहां का भाई था, उन दोनों के जो पुत्र थे उनको भी बंदी बना लिया। बाद में जब ये हार जाता है तो आत्मसमर्पण कर देता है।
इसके बाद क्या होता है, महाबत खां का जो विद्रोह था उसको कुचलने में नूरजहां की मुख्य भूमिका रही थी, यानी कि नूरजहां कुछ ऐसी चाल चलती है जिसकी वजह से महाबत खां यहाँ पर हार जाता है। जहांगीर ने बाद में खुर्रम के विरुद्ध इसको भेजा था, लेकिन खुर्रम से बाद में ये मित्रता कर लेता है। उसके बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण जब परवेज की भी मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर विद्रोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहा था वो परवेज की वजह से कर रहा था, यानी कि परवेज को शासक बनाना चाहता था, उसको पसंद करता था। बाद में जब परवेज की ही मृत्यु हो जाती है तो विद्रोह अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके पास फिर कोई कारण नहीं बचता विद्रोह करने का। आगे जहांगीर के विजय अभियानों की बात करें तो जहांगीर के जो विजय अभियान थे, जहांगीर ने अपना जो सबसे पहला सैन्य अभियान था वो मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ ही चलाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर कितनी सारी कोशिशें करने के बाद भी मेवाड़ को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था, तो इसने मेवाड़ से ही शुरुआत करी। मेवाड़ विजय यानी कि 1605 से लेकर 1615 ईस्वी तक इसने मेवाड़ पर कई बार जो आक्रमण थे वो किए, लेकिन फिर बाद में लास्ट में आके ये उसमें कामयाब हो गया कि मेवाड़ जो था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ विजय के लिए उसने 4 सैन्य अभियान किए। पहला 1605 में ही करता है, शासक बनने के जस्ट बाद। इसमें शहजादा परवेज और जो आसफ खां था उनको भेजता है, ये असफल होता है। उसके बाद 1608 में फिर करता है महाबत खां के नेतृत्व में। उसके बाद फिर 1609 में करता है अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। उसके बाद 1613 में जहांगीर स्वयं जाता है। सैन्य मुख्यालय इसके लिए अजमेर को बनाता है। आप जानते हैं कि अकबर ने भी अपना सैन्य मुख्यालय उस समय अजमेर को ही बनाया था, तो ये भी दोबारा से अपना जो सैन्य मुख्यालय है वो अजमेर को बनाता है ताकि ये मेवाड़ पर कब्जा कर सके। खुर्रम मिर्जा अजीज कोका को नियुक्त किया जाता है पहले वो करने के लिए। जो मिर्जा अजीज कोका है उनको बाद में वापस बुला लिया जाता है और फिर ये स्वयं जाता है। अमर सिंह जो थे, जो मेवाड़ का शासक था, वो अपने मामा शुभकर्ण तथा जो सामंत हरपाल झाला थे उनको खुर्रम के पास संधि के लिए भेजता है। यानी कि यहाँ पे जो बागडोर थी अभी वो खुर्रम के हाथ में थी, तो खुर्रम के पास जो अमर सिंह है मेवाड़ का शासक, यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उनका वंशज, वो अपने मामा को और जो अपना सामंत था उन दोनों को खुर्रम के पास संधि के लिए भेजता है। बाद में अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 1615 ईस्वी में निम्न की शर्तों पर मुगल व मेवाड़ की संधि हो जाती है। यानी कि कारण होते हैं कुछ कि उसको जो संधि थी या जो मुगलों के अधीन था वो आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर चित्तौड़ की संधि की जाती है। इसकी शर्तों को देख लेते हैं। तो राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। संधि के अनुसार जो जहांगीर था उसने चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ का समस्त भूप्रदेश राणा को लौटा दिया, इस शर्त के साथ कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत और किलाबंदी नहीं की जाएगी। यानी कि चित्तौड़ का किला जो पहले से ही मुगलों के पास था, इस संधि के बाद जहांगीर उस चित्तौड़ के किले को भी राणा को लौटा देता है। साथ ही शर्त रखी जाती है कि ये जो राणा अमर सिंह हैं वो किसी भी प्रकार की जो किलेबंदी है वो नहीं करेंगे। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, यानी कि ये जैसे किसी को हरा लेते थे तो उसको सम्राट के दरबार में आके अपनी सेवा देनी पड़ती थी, तो ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन राणा का जो युवराज था कर्ण, उसको अपनी 1000 सेना के साथ मुगल सेवा में रहना था। अन्य राजपूत नरेशों की भांति राणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी संधि की शर्त थी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इस संधि के साथ ही मेवाड़ के साथ जो मुगलों के दीर्घकालीन संघर्ष थे वो समाप्त हो गए। अब अगर यहाँ पे एक नोट है, नोट की बात करें तो पहले इसको देख लेते हैं कि इस संधि पर कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने राणा अमर सिंह को अपने वंशानुगत शत्रु के समक्ष अपनी स्वाधीनता खोने का दोषी ठहराया है, कि जो उसके दादा पिता जो भी थे मुगलों से संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो कि अपनी स्वाधीनता खो देने का, वो भी ऐसे शत्रु से जो उनका वंशानुगत शत्रु था। लेकिन क्या है, हमें लगता है कि ये जो आरोप है वो निराधार है, क्योंकि जो मेवाड़ जैसा छोटा राज्य था, यानी कि मेवाड़ ज्यादा बड़ा राज्य तो था नहीं, छोटा राज्य था, तो ऐसे छोटे राज्य के लिए साधन संपन्न जो मुगल साम्राज्य था इतना बड़ा, उससे टक्कर लेना ज्यादा समय तक संभव नहीं था, उसे एक ना एक दिन तो झुकना ही था। इसी संदर्भ में जो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव हैं उन्होंने लिखा है कि मेवाड़ की वर्तमान परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी, यानी कि मेवाड़ की जो स्थिति इस टाइम पे थी वो चाहते थे कि उनके राज्य में शांति हो, जनता परेशान ना हो, और बार बार के युद्धों से जनता परेशान हो रही थी। तो 1615 ईस्वी में जो संधि हुई इसमें वह शांति, सम्मान और गौरव के साथ उसको मिल गई, यानी कि इसमें से शांति भी मिली और जो उसका सम्मान था कि पूरा का पूरा राज्य उसे वापस मिल गया, और मुगलों से शादी के जो संबंध थे वो भी बनाने नहीं पड़े, इसके अलावा मुगलों की सेवा में हाजिर भी नहीं होना पड़ा, एक टाइप से सम्मान भी मिला। तो इस गौरव के साथ जब उसे संधि में सब कुछ मिल रहा था तो उसने संकटग्रस्त राज्य के लिए जो अपेक्षित शांति उसे चाहिए थी उसका ये स्वर्ण अवसर उसको लगा, और राणा अमर सिंह ने इसको स्वीकार कर लिया। अगर उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया होता तो शायद ये उनका अविवेकपूर्ण कार्य होता, ऐसा जो L. श्रीवास्तव हैं वो कहते हैं।
बाद में मेवाड़ विजय के पश्चात जो जहांगीर था उसके द्वारा खुर्रम को 15,000 का मनसब यहाँ पर खुश होकर दिया जाता है। साथ ही शाह खुर्रम की उपाधि भी उसे प्रदान की जाती है। यानी कि अभी ये वो टाइम है जब खुर्रम विद्रोह नहीं करता है, उससे पहले की घटनाएं हैं। इसके बाद होता है अहमदनगर के साथ संघर्ष। यहाँ पर जो मलिक अंबर था वो यहाँ का अहमदनगर का प्रधानमंत्री होता है। आप जानते हैं कि जो मराठा के पूर्वज थे वो इसी के अंडर में काम करते थे। अगर आपको मराठा वाला वो याद होगा तो यहाँ पे अहमदनगर के साथ संघर्ष होता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात अहमदनगर के क्षेत्रों पर पुनः जो अधिकार था वो ये कर लेता है जो मलिक अंबर था, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अकबर के टाइम पे आप जानते हैं कि अहमदनगर वो जीत चुका था, लेकिन जब अकबर की मृत्यु होती है तो पुनः ये जो मलिक अंबर था कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, जैसे खिड़किया खाड़की को अपनी राजधानी बनाया। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अब्दुल रहीम के नेतृत्व में अभियान भेजा जो कि असफल रहा। अब असफल रहा तो उसके बाद इसने क्या किया, 1610 ईस्वी में शहजादा परवेज को भेजा, लेकिन वहां पर उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये 1610 है। 1610 में शहजादा परवेज को भेजा, लेकिन उसको भी अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1611 में पुनः प्रयास किया, किंतु वो भी असफल रहा। यहाँ जहांगीर ने कहा कि मराठे सख्त जान है और मुल्क के विरोध का केंद्र है। यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि मराठे यहाँ से जो मलिक अंबर था उसके सहयोगी थे, मराठों की सेवा में, सॉरी मलिक अंबर की सेवा में मराठे कार्य करते थे उनकी सेना में। तो यहीं पर जहांगीर कहता है कि जो मराठे हैं वो सख्त जान है और मुल्क के विरोध का केंद्र, यानी कि मुल्क में जो विरोध हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। ये जहांगीर अपनी तुझे के जहांगीरी में लिखता है। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया, यानी कि उनकी शक्ति से प्रेरित होकर कि जब वो उन पर वहां अधिकार नहीं कर पाया सिर्फ मराठों की वजह से, क्योंकि मराठा जो लोग थे वो अहमदनगर की सेना में थे। तो बाद में इसने भी अपनी सेना में मराठों को शामिल किया और उन्हें उमरा वर्ग में स्थान दिया, यानी कि अच्छी अच्छी पोस्टें दी। मराठा सरदारों की सहायता से ही बाद में 1616 ईस्वी में अब्दुल रहीम ने अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मलिक अंबर का प्रतिरोध फिर भी जारी रहा। 1617 ईस्वी में जो शहजादा खुर्रम था वो वहां पर गया, साथ ही जहांगीर भी गया। इस बार मलिक अंबर ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर के जो सुल्तान थे अली आदिल शाह, दोनों के उनकी वजह से दोनों के मध्य समझौता हो गया। मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अहमदनगर का जो किला था और जो बालाघाट क्षेत्र थे वो मुगलों को प्राप्त हो गए। वार्षिक कर देना यहाँ पर स्वीकार किया गया और इससे प्रसन्न होकर खुर्रम को जो जहांगीर था उसने 30,000 का मनसब प्रदान किया और शाहजहां की उपाधि यहाँ पर दी थी। और ये सबसे बड़ा मनसब था जो जहांगीर ने खुर्रम को दिया था। इसके अलावा जो आदिल शाह था जिसकी वजह से दोनों के मध्य समझौता हुआ था, उसको इसने पुत्र भी कहा, यानी कि फर्जंद की उपाधि भी दी। पुत्र को फर्जंद कहते हैं, तो फर्जंद की उपाधि भी दी। इसके अलावा जो मलिक अंबर था उसने दक्षिण में टोडरमल की जो भू राजस्व नीति थी उसको भी लागू किया। गुरिल्ला जो पद्धति होती थी, जो मराठे जिसमें निपुण थे, उसको दक्कन की भाषा में बर्रीगिरी कहा जाता था। इसके बाद करता है वो कांगड़ा विजय। कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी में करता है और ये विजय भी खुर्रम के द्वारा ही की जाती है। इसके कार्यकाल की एक और घटना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कांधार की पराजय 1822 ईस्वी में। आप जानते हैं कि जो कांधार था वो वाणिज्यिक और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसी वजह से कांधार मुगल और फारस यानी कि दोनों के मध्य काफी लंबे समय से जो संघर्ष का विषय था वो बना रहा था। अब अकबर ने इस पे अपनी कूटनीति से अधिकार तो कर लिया था, लेकिन मुगल इसको ज्यादा समय तक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। जब जहांगीर शासक बना तो शासक बनने के बाद वो क्या था, खुर्रम का विद्रोह, मेवाड़ की विजय और जो भी और समस्याएं थी दक्षिण की, उनमें उलझा रहा और उसने कांधार की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1607 से लेकर 1621 के बीच जो ईरान का शाह था उसने कई सारे शिष्टमंडल जहांगीर के दरबार में भेजे और उसे ये दिखाने की कोशिश करी कि उसका जो कांधार है उसको जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपसी रिश्ते अच्छे करने में वो है। इसी बीच वो अपनी जो शक्ति थी वो उसको बढ़ा रहा था। इधर जो जहांगीर था वो अपने जो और विद्रोह हो रहे थे या राज्य की और जो कार्य थे उनमें बिजी था और वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। इसी क्रम में 1622 में क्या किया, जो शाह था उसने कांधार पर आक्रमण कर दिया और कांधार मुगलों के अधिकार से निकलकर दोबारा से ईरान के पास ही चला गया। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से जहांगीर के काल में कौन कौन से विद्रोह हुए और किस तरह से उसने जो कार्य अकबर नहीं पूरे कर पाया उसको पूरा किया, जैसे कि मेवाड़ की विजय उसमें खास थी। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।